नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एपिसोड नंबर 3 में, जहां पर हम लोग बिटकॉइन क्रिप्टो जगत की हर एक पॉसिबल चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इस सफर में कई सारे एपिसोड बनने वाले हैं। होप करता हूं आपने एपिसोड 1 एपिसोड 2 देख लिया होगा। दोस्तों कमेंट, लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए आपका किसी भी हाल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यार ये बिटकॉइन जो है ये 21 मिलियन ही कैसे बना। मतलब ये कैप किसने डिसाइड किया कि बिटकॉइन पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन डिस्ट्रीब्यूट होंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे अमेरिका दिन पे दिन करेंसी प्रिंट करता जाता है, उसी तरीके से 21 मिलियन की जगह कल को 45 मिलियन क्रिप्टो करेंसीज आ जाए, यानी बिटकॉइन 45 मिलियन हो जाए, 50 मिलियन हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? देखिए, आज बिटकॉइन को लोग इतना ज्यादा क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इसका जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो जितना कम है उसके लिए डिमांड उतना ही बढ़ता जाएगा। एक अनार 100 बीमार वाली कहानी बिटकॉइन के अंदर है। तो ये 21 मिलियन कैसे आया और 45 मिलियन क्यों नहीं हो सकता? इसके लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आज के इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम ये समझेंगे व्हाइट पेपर क्या होता है, किसी भी क्रिप्टो के अंदर क्या क्या देखें। एपिसोड का टॉपिक बहुत सिंपल रहेगा कि व्हाइट पेपर होता क्या है, और अगर किसी भी क्रिप्टो को सिलेक्ट करना है तो उसके पहले हमें क्या क्या चीजें उसमें देखनी पड़ेंगी। अब देखिए, जैसे आपको यहां पर दिख रहा है कि बिटकॉइन एक हाल्विंग पीरियड के अंदर चलता है। हाल्विंग पीरियड क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, जब सतोशी जी ने बिटकॉइन बनाया था तो उन्होंने एक प्रूफ ऑफ वर्क निकाला। प्रूफ ऑफ वर्क को POW बोलते हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई साहब, ऐसा नहीं होगा कि एक बंदा बहुत बड़ा कंप्यूटर सर्वर लगा ले और उसी को सारा बिटकॉइन मिल जाए। उसने ये बोला कि हर 4 साल में हर 4 ईयर में एक हाल्विंग होगा, जहां पर जो माइन कर रहा है, जो पजल सॉल्व करके बिटकॉइन ब्लॉक्स को एसोसिएट बना रहा है, उसका रिवॉर्ड क्या करेंगे, हम आधा कर देंगे। यानी उसके लालच, उसके ग्रीड को हम लोग लेस कर देंगे ताकि हर एक व्यक्ति को यहां पर मौका मिले। तो बिटकॉइन हाल्विंग की वजह से एक सिस्टम यहां जनरेट हुआ कि POW सबके लिए अप्लाई हो गया। दूसरी चीज, ये 21 मिलियन के लिए हमें एक कहानी समझनी पड़ेगी कि 21 मिलियन आता क्या है। तो जब व्हाइट पेपर आया था 2008 में, तो वहां पर एक PDF भेजा गया था पूरे के पूरे इंटरनेट में, सबसे पहली बात, जिसको हम कहते हैं पीयर टू पीयर P2P इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। और वहां पर सतोशी ने डिस्क्राइब किया था कि मैक्सिमम ऑफ 21 मिलियन कॉइन्स ही केवल बिटकॉइन के अंदर माइन हो सकते, बन सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप देखोगे तो जो मैक्स मनी कोड हो रही थी वो 21 मिलियन पर हो रही थी। अगर हम इन दोनों को समेशन में लाएं तो सप्लाई कर्व हमें दिखती है जो कि 21 मिलियन पर बार है। तो अब यहां पर ये चीज आपको देखना जरूरी है कि ये पूरी की पूरी कहानी आई कहां से? व्हाइट पेपर से। तो अब सवाल ये भी आप मुझसे उठा सकते हो कि भाई सौरभ, छोड़ो बिटकॉइन, आप मुझे ये बताओ कि किसी भी क्रिप्टो को देखने के लिए, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए, क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने के लिए, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग तो एक छोटा सा पार्ट है ना। ट्रेडिंग में आप क्या करते हो कि अगर आपको मान लो XYZ नाम की एक कॉइन दिखती है, तो आप ट्रेडिंग के अंदर क्या करोगे, उसमें एक लेवरेज लोगे और कुछ देर के लिए, 1 घंटे, 1 दिन, 15 मिनट ऐसे ट्रेड करके आप हट जाओगे। लेकिन जब बात आती है वेल्थ बनाने की, तो हमें ये चीज बहुत एश्योर करना पड़ता है कि हम एक क्रिप्टो को चाह क्यों रहे हैं, हम उसके अंदर इन्वेस्ट क्यों करना चाह रहे हैं। तो अब क्रिप्टोज के अंदर एक सबसे बड़ी बुरी चीज है, क्या है कि लाइक अगर आप मान लो इंडियन मार्केट में XYZ नाम का एक स्टॉक उठाते हो, तो इस स्टॉक के पास क्या है कि पूरा एक रिपोर्ट है, इनका एक फिजिकल कंपनी है। दूसरा क्या हो गया कि इनके पास पैट है, प्रॉफिट लॉस है, या P&L स्टेटमेंट है, जिसको आप देख के कंपनी का प्रोस्पेक्टस डिसाइड कर सकते हो। तो मोटा मोटा क्या कि यहाँ पर फाइनेंशियल फंडामेंटल वैल्यू है, जिनको देखकर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं इन्वेस्ट करना है। लेकिन दोस्तों, क्रिप्टोज के अंदर ये नहीं होता है। क्रिप्टोज अपने प्रोजेक्ट पर, अपने नेटवर्क पर, अपने प्रोटोकॉल पर, अपने सप्लाई डिमांड पर, अपने टोकेनोमिक्स पर चलता है। आज इसी बारे में बात करने के लिए मैं आपको यहाँ पर बुलाया हूँ। सबसे पहले किसी भी क्रिप्टो
क्रिप्टो में निवेश करने के लिए हमें सबसे पहले उसका पहला काम है व्हाइट पेपर देखना पड़ता है। व्हाइट पेपर काला चिट्ठा होता है जो किसी भी पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर दिखाई जाती है। व्हाइट पेपर के बाद दोस्तों हमें टोकेनोमिक्स पढ़ना पड़ता है। किसी भी पर्टिकुलर अगर हम क्रिप्टोज को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसका टोकेनोमिक्स क्या है, याद रखिए टोकेनोमिक्स क्या होता है। टोकेनोमिक्स के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको आपको समझना है। टोकेनोमिक्स ये डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर क्रिप्टो जिसके बारे में हम एक्सेस कर रहे हैं उसका सप्लाई कितना है, उसका डिमांड कितना है, उसमें प्रोजेक्ट क्या चल रहा है, वो किस पर्टिकुलर सिस्टम पर या किस पर्टिकुलर इकोसिस्टम पर काम कर रहा है, जैसे सोलाना, इथेरियम या जहां जहां की चीजें हैं किस पर्टिकुलर चीजों पर काम कर रहा है। उसका बर्न मैकेनिज्म क्या है। बर्न मैकेनिज्म मतलब कि किस लय में, किस स्टेज में, किस पर्टिकुलर स्टैंजा पर इतनी सप्लाई रिलीज की जाएगी, इतनी सप्लाई रिलीज की जाएगी, इतनी सप्लाई रिलीज की जाएगी। क्या उसमें कोई स्टैकिंग मैकेनिज्म है कि आप उसको स्टैक करके वहां से पैसा कमा सकते हो, ये टोकेनोमिक्स में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद थर्ड स्टेज आता है किसी भी क्रिप्टो को सेलेक्ट करने के लिए, उसका डेवलपमेंट फेज कैसा है। डेवलपमेंट फेज क्या करता है, हमें यह दिखाता है कि उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसीज को जो बनाया गया है उसकी कम्युनिटी कैसी है, उसके फाउंडर्स कैसे हैं, उसमें लगाया जाने वाला धन, पैसा, सोर्स क्या है, उस पर एक्सचेंजेस कौन कौन से हैं जो इसको लिस्ट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके एक्सचेंजेस लिस्टिंग हिस्ट्री क्या है, उसके अंदर इकोसिस्टम ग्रोथ क्या है, उसके पास प्रोजेक्ट टाइटल्ड क्या है, उसको कितने लोगों ने बैक्ड किया हुआ है, कितने सारे प्लेटफॉर्म उसको बैक्ड किए हुए। ये सारी चीजें हमें कहां देखने को मिलती है, डेवलपमेंट फेज में। कहीं कोई ऐसा क्वाइन तो नहीं है जो ऐसे आया और ऐसे ही गायब हो गया, उसकी कम्युनिटी स्ट्रांग नहीं है, उसके फाउंडर्स स्ट्रांग नहीं है, उसका डिस्कॉर्ड स्ट्रेंथ नहीं है, गिटहब स्ट्रेंथ नहीं है, उसके पास कोई एक्सचेंज लिस्टिंग वैल्यू नहीं है, वो सारा का सारा डेक्स प्लेटफॉर्म पे यानी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर लिस्टेड है, तो वहां पर रक्स कॉइन्स होने के चांसेस ज्यादा है। इट मींस अगर आप पैसा लगाओगे तो पंप डंप पे आपका पैसा चला जाता है। उसके बाद डेवलपमेंट फेज के बाद हमें देखना है दोस्तों कि इसका कम्युनिटी कितना बड़ा है। देखो कोई भी क्रिप्टो करेंसीज मैंने जैसे आपको बताया वो किस पर चलता है, वो चलता है सप्लाई डिमांड पर। उसका कोई फंडामेंटल बैकग्राउंड नहीं होता है कि उसमें कितना पैसा आ रहा है, कंपनी कहां है। ये चीजें सिर्फ इंडियन स्टॉक्स के अंदर या कोई भी स्टॉक्स के अंदर होती हैं, बट क्रिप्टोज के अंदर हमें कम्युनिटी देखना होता है। कम्युनिटी में क्या क्या हमें देखना है कि भाई इनका ट्विटर कैसा है, इस पर लोग कितना जैसे आपने पाई कॉइन की एग्जांपल सुना होगा, पाई कॉइन की कम्युनिटी के हिसाब से आप समझिए पाई कॉइन की कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है कि आज पाई कॉइन के पास भले मार्केट कैप धीरे धीरे उसका डिक्रीज हो रहा, बट आज भी लोग उसको होल्ड किए हैं। किस आसार में कि आज नहीं तो कल हम पाई कॉइन के साथ लेन देन करेंगे, हम दुकानों पर जाएंगे तो हम पाई कॉइन से पेमेंट कर देंगे। तो पार्टनरशिप, एक्सचेंज लिस्टिंग, हाई डेवलपमेंट ऑफ टेन रेशियो, कम्युनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पांचवा जो हमें यहां पर एक्सेस करना होता है वो करना होता है ऑन चेन डेटा कैसा है। अब ऑन चेन डेटा क्या होता है या ऑन चेन डेवलपमेंट क्या होता है, आप समझो जैसे मान लो मैंने आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसीज दिया, आप ये बोलोगे ना कि सौरभ भाई ये बताओ कि ये मेजर चेन किस पर चल रहा है, इसका ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम कितना है, यानी जो आप मुझे क्रिप्टो करेंसी कह रहे हो लेने को, क्या उसको लोग लेते हैं, ट्रेड करते, उसको पसंद करते हैं, सोलाना इकोसिस्टम पे है, इथेरियम इकोसिस्टम है, बिटकॉइन के इकोसिस्टम पे, फिर उसका फीस कितना है। मान लीजिए मैंने उस करेंसीज को ले लिया, उस क्रिप्टो को ले लिया, मान लो इथेरियम मैंने ले लिया, इथेरियम के ऊपर डिफरेंट प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्या फीस कम लग रही है डेवलपर को वहां पर एक कॉइन लिस्ट करने में। अगर मान लीजिए इथेरियम और सोलाना के एग्जांपल लेते हैं, अभी आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा होगा बट एक मिनट मेरी बात को सुनिएगा। सोलाना और ले लीजिए इथेरियम, सोलाना इथेरियम दोनों सेम काम करते हैं। इथेरियम डिफाई नेटवर्क को डेवलप करता है, सोलाना पे मीम कॉइन ज्यादा आते हैं। मीम कॉइन तो इथेरियम पर भी आ सकते हैं। क्यों लोग सोलाना ज्यादा चूज करते हैं, क्योंकि इथेरियम गैस फीस यानी फीस बहुत ज्यादा लेता है, लेकिन सोलाना कम लेता है, तो सोलाना पर लोग ज्यादा डेवलप्ड हो रहे हैं, ज्यादा डेवलपमेंट करते हैं, ज्यादा लोग अग्रसित हो रहे हैं। तो वही चीज मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑन चेन डेटा में फीस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हमारा थर्ड है हैज रेट। हैज रेट प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं कि भाई अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो माइनर प्रोजेक्ट हो, मेजर प्रोजेक्ट है, सिक्योरिटी कैसी है, ट्रांजैक्शनल स्पीड कैसा है, सिक्योरिटी कैसी है, अगर हैज रेट अच्छा रहेगा तो ही तो सिक्योरिटी स्पीड रहेगी। उसके बाद वेल बिहेवियर। अब देखिए वेल किसको कहते हैं क्रिप्टो जगत में, वेल को बहुत बड़े जिसके पास पैसा है, जिसका डिजिटल वैलेट बहुत बड़ा है, जिसके पास बहुत अरबों खरबों रुपए है, करोड़ों रुपए है, तो उनको वेल कहते हैं। वेल बिहेवियर देखना एक इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर कोई भी क्रिप्टो को हम चूज कर रहे हैं, हम खरीदना चाह रहे हैं, लाइक इथेरियम, सोलाना,
XRP या डॉजी या ट्रम्प या मिलेनिया कॉइन कुछ भी हम खरीदना चाह रहे हैं, उसमें वेल बिहेवियर कैसा है, बड़े प्लेयर पैसा लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, पता चला बड़े प्लेयर पैसा ही नहीं लगा रहे हैं, हम लेके फंस गए। उसके बाद हमने क्या समझा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पॉइंट यहां पर मैं मिटा दे रहा हूं, यहीं पर लिख देता हूं सो दैट हमारा जो इसी बोर्ड में ये पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आ जाए। छठवां पॉइंट क्या है कि हमने ऑन चेन डेटा देखा, डेवलपमेंट फेज देखा, कम्युनिटी देखी, टोकेनोमिक्स देखा, व्हाइट पेपर। छठवां है रेगुलेटरी पोजीशन। अब रेगुलेटरी पोजीशन एक देखो रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म इन द सेंस कि जैसे मान लो मैंने बोला कि भाई XYZ नाम का एक कॉइन है, इसका काम है कि ये कैश विड्रॉल सिस्टम को एक्सेप्ट करेगा, यानी आप बिटकॉइन ले जाओगे, कैश विड्रॉल कर लेगा। हो सकता है कि अमेरिका में लीगल हो, नेदरलैंड में लीगल हो, बट इंडिया में इलीगल हो। तो कम जो रेगुलेटरी पोजीशन है वो एक रिलेटिव टर्म है, इसको आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद सातवां आपको देखना है रियल टर्म वोलेटिलिटी कैसी उस कॉइन की, यानी जैसे मान लो मैं कोई भी कॉइन्स को खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, वो वोलेटाइल रहना चाहिए। वोलेटाइल का इन द सेंस कि भाई मार्केट के अंदर उसकी मार्केट कैप अच्छी होनी चाहिए, वो लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड एक्सचेंजेस के ऊपर रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि डेक्स के अंदर ही हो। तो हमें यूटिलिटी के साथ साथ ये भी देखना है कि उसकी वोलेटिलिटी कैसी है। और लास्ट आठवां रियल टर्म यूटिलिटी। अब रियल टर्म यूटिलिटी का मतलब क्या है कि भाई हम किसी भी कॉइन को ले रहे हैं, वो क्या कर रहा है, AI प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, गेमिंग प्रॉब्लम, डेफाई प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है। अगर आपको कोई भी कॉइन सिलेक्ट करना है तो आप ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी उठा लोगे। अरे भाई आप HDFC बैंक का स्टॉक लिए हो, क्यों लिए हो, आप अडानी लेते हो, क्यों लेते हो, आप अंबानी का स्टॉक लेते हो, क्यों लेते हो, क्योंकि आपको एक यूटिलिटी दिखती है ना कि अडानी ये कर रहे हैं, इनका प्रोजेक्ट अच्छा है, पैट अच्छा है। उसी तरीके से भैया कॉइन्स का भी एक प्रोजेक्ट होता है। दुनिया का कोई भी कॉइन, जैसे बिटकॉइन क्या करता है, जल्दी बताइए, बिटकॉइन का काम क्या है, P2P करना। इथेरियम का क्या है, लेयर 1 लेयर 2 लेयरिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करना और एक डेफाई प्लेटफॉर्म को या वेब3 प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए एक स्पेस देना, स्कोप देना। सोलाना भी सेम काम करता है, XRP क्या करता है, ऐसे हर एक कॉइन्स के प्रोजेक्ट है। उसके लिए पहला पॉइंट जरूरी है जिसको कहते हैं व्हाइट पेपर। तो अभी मैंने जो आपको बताया 8-9 पॉइंट ना, इसका मेन मुद्दा यह है कि हम किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को सिलेक्ट कैसे करें, किसके लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि देखो ट्रेड करने के लिए आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है, आप ट्रेड 15 मिनट में करके बाहर निकल जाओ, कोई मतलब नहीं। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाइट पेपर क्या होता है और व्हाइट पेपर के अंदर क्या क्या सीखना है, समझना है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि व्हाइट पेपर क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्रिप्टो के बारे में जानने के लिए। अब ये मेरे पीछे जो आप व्हाइट पेपर देख रहे हैं, ये बिटकॉइन का व्हाइट पेपर है जिसका नाम है अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। मैं आपको बताऊंगा कि एक व्हाइट पेपर में क्या क्या देखना है, बट आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सौरभ भाई इतने सारे कॉइन्स हैं, हम सबके व्हाइट पेपर कैसे देखें। तो आपको मैं एक चीज बताता हूं, आप सिंपली यहां पर कॉइन मार्केट कैप लिख देना। क्या लिखोगे, कॉइन मार्केट कैप अपने गूगल पर लिख देना। कॉइन मार्केट कैप लिखते ही आपके पास इस तरीके का एक पूरा का पूरा, ये मैं थोड़ा ब्लैक कर दे रहा हूं, इस तरीके का आपके पास एक ब्राउजर ओपन हो जाएगा। अब देखो जैसे ही ब्राउजर ओपन हो रहा है, अब हम यहां पर आ गए, इसका व्हाइट पेपर हम देख लेते हैं। लेट्स सी, यहां पर फुल व्हाइट पेपर क्लिक कर लेते हैं। देखिए रिपल का व्हाइट पेपर खुलकर सामने आ गया। अब इस रिपल के व्हाइट पेपर में आपको क्या दिख रहा है कि द रिपल प्रोटोकॉल एल्गोरिदम क्या क्या है, किस तरीके से है, वो सारी चीजें हैं। साथ ही साथ में कुछ पॉइंट्स आपको दिखने को मिल रहे होंगे, एब्स्ट्रैक्ट्स दिखने को मिल रहा है, इसके बाद डेफिनेशन, फॉर्मलाइजेशन, प्रीवियस वर्क दिख रहा होगा, रिपल प्रोटोकॉल कंपोनेंट दिख रहा होगा। तो ये पूरा क्या है, इसका काला चिट्ठा है कि भाई रिपल करता क्या है। अब किसी भी व्हाइट पेपर को आप पढ़ने के लिए कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। आप ओपन कैसे करेंगे, कॉइन मार्केट कैप पर जाके उस कॉइन को सिलेक्ट करके, यहां तक का प्रोसेस क्लियर होना चाहिए आपको। अब मैं आपको चलिए लेके चलता हूं कि एक व्हाइट पेपर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले किसी भी व्हाइट पेपर को ओपन करोगे, आपको उस पर्टिकुलर कॉइन का ऊपर नाम होगा और उसका टाइटल होगा, और सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एब्स्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या है, किसी भी पर्टिकुलर चीज का इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट में मतलब कि ब्रीफ समरी उस प्रोजेक्ट का ब्रीफ समरी कि वो प्रोजेक्ट क्या है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसके बारे में थोड़ी बहुत डेफिनेशन आपको यहां पर दिखाई जाएगी कि भाई जो भी मैं व्हाइट पेपर पढ़ रहा हूं उसका क्या क्या चीजें हैं।
दूसरा ब्रीफ समरी, दूसरा कई सारे व्हाइट पेपर में आपको इंट्रोडक्शन भी मिल सकता है। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है कि भाई हम ये हैं, हम वो हैं, हमारा प्रोजेक्ट इस तरीके से काम करेगा। बैकग्राउंड बेसिकली हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी का बैकग्राउंड क्या है वो हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तीसरा जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है वो रखना है आर्किटेक्चर पर, इसके यानी टेक्नोलॉजी पर, कि किस टेक्नोलॉजी पर ये काम कर रहा है। टेक्नोलॉजी आप लोग आजकल देखे होंगे बहुत सारा अलग अलग टेक्नोलॉजी आ रहा है। तो टेक्नोलॉजी मतलब कोड लैंग्वेज क्या है इसका, नेटिव लैंग्वेज क्या है इसका, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी कि किस पर कर रहा है। ठीक है, क्या ये NFTs के अंदर घुस रहा है, क्या ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, इसलिए आपको टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर इसका देखना बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज कि भाई आपने कोई कॉइन बनाई है, उसका यूज केस क्या है, यूटिलिटी जिसको हम कहते हैं। मैंने ये चीज आपको डिस्कस किया है यूज केस में कि ये रियल वर्ल्ड की किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, रियल वर्ल्ड की किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी उसी व्हाइट पेपर को पढ़ के। समझ रहे हो? और हम इस कॉइन को क्यों लें या इस टोकन को हम क्यों लें, अभी कॉइन वर्सेस टोकन के अंदर भी मैं अंतर आपको आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा। उसके बाद पांचवी चीज क्या है जिसके बारे में मैंने अभी बात किया था कि टोकेनोमिक्स इसका क्या है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये जो क्रिप्टो करेंसीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, कॉइन्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी टोटल सप्लाई तो पता चले कि टोटल सप्लाई मैक्सिमम कितनी है, कहीं अनलिमिटेड तो नहीं है। इसका एलोकेशन गेम तो पता चले, कितना एलोकेशन गेम में प्ले करेगा, किसके किसके पास कितना कितना रिवॉर्ड है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल तो पता चले हमें कि कब ये फुल्ली बर्न्ट होगा, कब मिनिमम बर्न्ट होगा, कब किस किस काम को होगा। तो टोकेनोमिक्स एक इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आप ये चीज बिल्कुल पता लगा सकते हो कि हम जो भी क्रिप्टोज के अंदर पैसा लगा रहे हैं वो सच में अच्छा है, बैड है या गुड है, ये पता करना आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद छठवां जो पॉइंट हमें यहां पर देखना है दोस्तों वो है रोड मैप, कि भाई हम किसी भी पर्टिकुलर कॉइन के अंदर पैसा लगाने जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी टाइमलाइंस क्या है। ठीक है, इनका प्लान्ड प्रोजेक्ट क्या है या प्लान्ड शेड्यूल क्या है, स्केड्यूल क्या है इनका प्लान्ड, कि किस तरीके से धीरे धीरे करके प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। उसके बाद सातवीं चीज उसी व्हाइट पेपर में आपको टीम्स के बारे में इंफो मिलेगा कि इनकी जो टीम्स है वो बेसिक क्या है, उनके डेवलपर्स कैसे हैं, प्रमोटर्स कैसे हैं, इन्वेस्टर्स कैसे हैं, क्लाइंट कैसे हैं, रिटेलर्स कैसे हैं, ये सारी जानकारी आपको उसी व्हाइट पेपर में मिलेगी। उसके बाद आठवीं चीज सिक्योरिटी कैसी दे रहे हैं ये लोग, ऑडिट्स क्या है इनके पास, प्रूफ ऑफ रिजर्व क्या है इनके पास, यानी कल को मैं इस क्रिप्टो के अंदर पैसा लगा रहा हूं, क्रिप्टो हैक हो गया, वैलेट से पैसा गायब हो गया, क्या है प्रूफ ऑफ रिजर्व इनके पास कि मुझे पैसा मिलेगा। जैसे अभी वजीरेक्स के साथ क्या हुआ था, वजीरेक्स एक एक्सचेंज है, एक्सचेंज हैक हुआ, बट अगर आप एक्सचेंज हैक के बारे में डिस्कस कर सकते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो टोकन अगर अच्छा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है तो उड़ जाए। तो अगर हमें ये पता चले कि क्या स्टेप्स लिया गया है इस टोकन को सिक्योर करने के लिए, कितना POR रखा गया है एक्सचेंज वैल्यू पर, तब भी आपको समझ में आ पाएगा। और नौवां एंड फाइनल चीज आपको वहीं व्हाइट पेपर में लीगल वर्क पता चलेंगे कि लीगल वर्क्स और लीगल फ्रेमवर्क्स क्या हैं। सो एक व्हाइट पेपर अपने अंदर इस तरीके के डिफरेंट डेटा को स्टोर करके रखता है जिसकी मदद से, जिसकी वजह से आप किसी भी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में पता कर सकते हैं और राइट डिसीजन ले सकते हैं। इस पूरे एपिसोड में आपने ये देखा कि एक क्रिप्टो को लेने के लिए हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं, क्या क्या चीजें समझनी पड़ती है। हमने ये देखा कि किस तरीके से बिटकॉइन के बारे में सब कुछ पता करना हो तो उसके व्हाइट पेपर को रेफर करना पड़ता है। फिर हमने ये देखा कि कौन सी वेबसाइट पर जाके हम सारे डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं। होप करता हूं कि आज की वीडियो आपको एकदम मजेदार, दमदार और बेहतरीन लगी होगी। अगर लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं एपिसोड नंबर 4 में। राम राम।